हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित विषय से संबंधित पर्सनाली 1.1 का कुल जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, उसे हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेस में कवर करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान चुका था कि हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच दिए गए उन परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं, परिमेय संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच उन परिमेय संख्याओं का आकलन कैसे करते हैं, ये सब दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। और उसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने पर्सनाली 1.1 से संबंधित कुल जितने भी उदाहरण प्रश्न थे उसे भी हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग पर्सनाली 1.1 से संबंधित कुल जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो क्लासेस को। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रश्न पहले को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है आपसे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग सुनिएगा, बोल रहे हैं आपसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो आपसे बोल क्या रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या हम उसी को बोल सकते हैं जो संख्याएं अपने आप के स्वरूप को p बटा q के रूप में निरूपित कर सकती है, जिसमें p और q पूर्णांक होने चाहिए और साथ ही q का मान कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा गुण शून्य में मिलता है तो हम ऑफकोर्स दोस्तों बोल सकते हैं कि जो शून्य हमारा वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हम यहाँ पर 0 को लेते हैं तो 0 क्या है आपका, 0 एक प्रकार की संख्या है। तो 0 जो संख्या है दोस्तों उसे अगर आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा परिमेय संख्या के गुण के हिसाब से, तो इसमें आपको ये मिलेगा दोस्तों कि 0 के नीचे एक छिपा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 0/1 को दोस्तों आप 0 के रूप में निरूपित करते हैं तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं और चाहे तो 0/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बात करना है परिमेय संख्या के बारे में। तो दोस्तों परिमेय संख्या आपसे यही बोलता है जिसे हम p बटा q के रूप में निरूपित कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 0 है आपका वो अपने किस रूप में है, वो अपने p बटा q के रूप में, यानी कि 0 का जो मान है वो p के लिए है और जो 1 का मान है वो q के लिए है। साथ ही दोस्तों जब आप पूर्णांक संख्या के परिवार में चलिएगा तो आपको 0 और 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 0 1 ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और साथ ही साथ इसके हर का जो मान है दोस्तों वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। यानी कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो 0 है वो परिमेय संख्या के गुण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इतना तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जो शून्य है वो क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने आप लोग को लिख कर ये बताया है कि हम कैसे इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/1 हुआ तब चाहे तो इसे लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ऐसे क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0/-1, 0/-2, ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि परिमेय संख्या में 0/0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि इसके हर का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, वो आपकी जो संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाएगी ही नहीं। तो दोस्तों जब हमने 0 को p बटा q के रूप में निरूपित कर चुका है तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो 0 है उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। देख सकते हैं p और q क्या है आपका, पूर्णांक है। p q क्या है आपका, पूर्णांक है। और q का जो मान है वो बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बिल्कुल पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि इसे अच्छी तरीके से लिख कर आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप क्या कर सकें, इसे अपने नोट कॉपी में उतार सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न 1 को लिखने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखिएगा, ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि शून्य को p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात देखिएगा 0 को लिख सकते हैं दोस्तों 0 बराबर 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 से लेकर हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो p और q है वो पूर्णांक तो है और साथ ही साथ इसके हर का मान बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है। तो इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग
कि हमने यहाँ पर P बटा Q के रूप में निरूपित करके ये बता चुका है कि जीरो को हम लोग क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q का मान बिल्कुल भी जीरो के बराबर नहीं है। किससे, तो यहाँ से। तो लिखे यहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 2 पर। तो आप लोग प्रश्न 2 दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लोगों ने उदाहरण प्रश्न के माध्यम से पिछली वीडियो में जानने का प्रयास किया था और हम लोग दोस्तों इससे जाना भी था कि हम लोग दिए गए 2 संख्याओं के बीच अर्थात 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कैसे परिमेय संख्याओं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है, ठीक है, संख्या बराबर 3 और 4 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखने प्रयास कीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना, कि 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या है वो ज्ञात कितनी करनी है। तो दोस्तों हमको 3 और 4 के बीच जो ज्ञात करने वाली जो परिमेय संख्याओं की जो संख्या वो कितनी है, 6 है। तो हम लोग इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग नीचे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, चूंकि ज्ञात होने वाली कुल परिमेय संख्याओं की संख्या बराबर कुल परिमेय संख्याओं की संख्या, यानी जो आपकी परिमेय संख्याओं की संख्या जितनी ज्ञात करनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग n के मान से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यही क्या करना है, कितना दिया है आपको, n का मान दिया है 6, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों साइड में लिख लेते हैं बराबर 6, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ज्ञात होने वाली कुल परिमेय संख्याओं की संख्या मिल चुकी है, कितना, 6। अब हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच जो टोटल परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो कितनी करनी है दोस्तों, 6। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था दोस्तों कि जितना आपसे पूछेगा 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का, तो हम उतना संख्या में क्या करते हैं, अपने से 1 जोड़ देते हैं। इस चीज़ को दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि हम 1 क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी हमको परिमेय संख्या निकालनी है अगर उतनी में अगर हम 1 नहीं जोड़ते हैं तो उतना हमको 1 कम प्राप्त होता है। मतलब कि आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो दोस्तों 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको n के मान में 1 ऐड करना होगा। अगर आप n के मान में 1 ऐड नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके आने वाली जो परिमेय संख्या होंगी वो 6 ना आकर कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। अच्छा ये कितना, 6। इसी चीज़ के लिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से n के मान पर 1 क्या किए, हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो इससे मैंने आप लोगों को जो उदाहरण वाले प्रश्न थे उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो आप बिल्कुल भी दोस्तों भूल मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा कि हम यहाँ पर n के साथ में हम 1 क्यों जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच टोटल कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 6 तो चाहिए। अगर नहीं जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे 3 और 4 के बीच निकलने वाली जो परिमेय संख्या होंगी वो कितनी होंगी, वो 5 होगी। मतलब जितना निकालना है उससे 1 कम होगा। इसीलिए जितना हमको चाहिए उतना हमको 1 जोड़ना होगा। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये जो नियम है वो क्या 3 और 4 के लिए ही सत्य है? नहीं, आपको किसी भी 2 दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस नियम को लागू करते हैं अर्थात उसके n के मान में हम लोग ऐड करते हैं 1 को। अगर नहीं कीजिएगा 1 को ऐड तो आपका जो मान होगा, जो आपके परिमेय संख्याओं का मान निकलेगा दोस्तों वो उतना नहीं निकल पाएगा जितना आप निकालने वाले थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिएगा, इसलिए n+1, तो n का जो मान है दोस्तों वो निकल कर आया कितना, 6, और 6 में हम लोग 1 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है आपको, 7। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने जब n के मान में 1 को जोड़ा तो कितना निकल कर आया, 7 है दोस्तों। अब हम इस 7 को ही 3 और 4 के अंश एवं हर में हम लोग सिंपली रूप से गुणा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर 3 को लेंगे तो 3 का अंश और क्या मिलेगा, यानी 3 हो जाएगा अंश, इसके नीचे छिपा हुआ जो 1 है वो हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से 3 आपका निकल जाएगा अंश और हर, यानी p बटा q के रूप में। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लेते हैं 4 को, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बटा में 1, तो 4 जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अंश, इसके नीचे जो छिपा हुआ 1 है वो हो जाएगा आपका हर।
और इस प्रकार से हमको 3 और 4 के अंश और हर हमको क्या मिल चुके हैं, हमें प्राप्त हो चुके हैं। और इन्हीं के अंश और हर में हमको क्या करना है, जो हमने 7 निकाला है उसको सिंपली रूप से गुणा करना है। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं 3 और 4 के अंश एवं हर में 7 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 के अंश एवं हर में 7 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 3 बराबर में हो जाएगा 3/1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, देखिए 3 गुना कितना के साथ गुणा करना हमको, 6 के नहीं 7 के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बटा में इसका हर कितना है दोस्तों 1 ना, तो 1 के साथ क्या करेंगे हम लोग 7 से गुणा करेंगे। तो क्या निकल कर आएगा आपको, देखिए 70 के 21। ठीक है, और 7 से कम 7। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अगला करेंगे 4 बराबर 4/1 बराबर, देखिएगा दोस्तों 4 में किससे गुणा करेंगे हम लोग, 7 से। तो हो सकता है 4 गुणे 7 बटा में 1 गुणे 7। तो क्या निकल करेगा दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों ने इन दोनों का गुणा किया उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किए, आप देखिए दोस्तों कि हमारा जो 3 का मान मिला वो 21/7 के तुल्य मिला, और जो हमारा 4 का मान मिला वो 28/7 के तुल्य मिला। तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, 21/7 है ना, तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 21/7। अब दोस्तों 21/7 से हमको 28/7 तक पहुँचने के लिए हमको किन किन संख्याओं से गुजरना होगा। तो दोस्तों हमें 21/7 से प्रारंभ होकर 28/7 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 21/7 से गुजरना होगा, फिर उसके बाद हमको गुजरना होगा 22/7 से, फिर 23/7 से, फिर 24/7 से, फिर 25/7 से, 26/7 से, और फिर दोस्तों 27/7 से, फिर 28/7 से। यानी हम 22 से लेकर 27 तक और क्या करेंगे, गुजरेंगे, तो हम 28/7 तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो 21/7 है आपका, ये वाला जो मान है आपका, वो किसके तुल्य है, तो दोस्तों तुल्य है आपके 3 के। ठीक है, 3 के बराबर है। और जो आपका 28/7 है वो किसके तुल्य है दोस्तों, तो वो तुल्य है आपके 4 के। और आपका जो प्रश्न वो आपसे कहा क्या है कि हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये आपका 21/7 है वो अपने 3 के रूप में है, और जो आपका 28/7 है वो अपने 4 के रूप में है। तो हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आ रही है हमें उन्हीं परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली रूप से आपके 3 और 4 के बीच आने वाली जो परिमेय संख्या है दोस्तों वो टोटल आपके यही है। क्या दोस्तों, यही है, मतलब 22/7 से लेकर 27/7 तक ही क्या है, 3 और 4 के बीच उपस्थित आपके परिमेय संख्याएं हैं। और जरा हम गिन लेते हैं कि 6 तो है कि नहीं। तो दोस्तों गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि आपके 3 और 4 के बीच प्राप्त होने वाली जो परिमेय संख्या है वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अच्छी तरीके से लिखकर आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। अतः 3 और 4 के बीच उपस्थित 6 परिमेय संख्याएं बराबर, देखिए क्या करेंगे, 22/7 से लेकर 27/7 तक क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उतार देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों देखा कि हम लोग 3 और 4 के बीच किस प्रकार से हम लोगों ने 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। और एक बात और दोस्तों कि देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न को चेंज करना भूल चुका है। तो दोस्तों हमसे मिस्टेक हो चुकी है, आप लोग यहाँ प्रश्न 1 को हटाकर 2 रख लीजिए, क्योंकि हम लोग 1 को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। ये आपका प्रश्न 2 है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 3 पर चलने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न आपका 3 है वो दोस्तों प्रश्न 2 के हिसाब से क्या होगा, आपका हल होगा। आप बिल्कुल दोस्तों घबराइएगा मत। वहां पर सिंपली रूप से दोस्तों दिए गए जो आपके 3 और 4 जो आपकी संख्याएं थी उनके हर में 1 था, तो हम दोस्तों सिंपली रूप से इसको 3 और 4 समझते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों कि 3 के हर में दे चुका है 5 और 4 के हर में दे चुका है
5। परिमेय संख्या पहले भी थी, अपरिमेय संख्या दोस्तों अभी भी है। तो इन संख्याओं को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप इन दिए गए संख्याओं के बीच जो आपके परिमेय संख्या पूछे जा रहे हैं, अगर इसे दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं तो इस प्रकार से कुछ जो भी आपके संख्याएं पूछी जाएंगी कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच आप इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इतना ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आप सरल रूप से क्या कर सकते हैं, उन दो दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच जितना पूछा जाएगा उतना परिमेय संख्या आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसे अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है संख्या बराबर 3/5 और 4/5 ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको हल करने के लिए सबसे पहले किस पर चलेंगे, प्रश्न पर चलेंगे। तो लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रश्न अनुसार। देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके इन दोनों संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके इन दो संख्याओं के बीच आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि सिंपली रूप से इसको रहने देते हैं, जितना हमको ज्ञात करना है ना उसको यहाँ पर अभी रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो आपकी पहली संख्या है, कौन सी पहली संख्या, परिमेय संख्या 3/5 ना। तो दोस्तों जो आपकी पहली संख्या है 3/5, इसके अंश एवं हर में हम इसके दूसरे वाले परिमेय संख्या के जो हर का मान है 5, उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। बात को समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पहली परिमेय संख्या है 3/5 और जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या है 4/5, तो 3/5 के अंश एवं हर यानी 3 और 5 में हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या के जो हर का मान 5 है उससे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपली इसी से क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। अब बस वही क्रिया हम लोग 4/5 के साथ भी करेंगे, यानी 4/5 के अंश एवं हर में हम 3/5 के हर का जो मान 5 है उससे हम लोग गुणा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके गुणा करने में जो मान नया प्राप्त होता है उसे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, चूंकि 3/5 के अंश एवं हर में 4/5 के हर 5 से गुणा करने पर, तो गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है 3/5 ना, तो यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग 3/5। तो 3/5 के अंश एवं हर में हम किससे गुणा करेंगे, 4/5 के हर 5 से। तो लिखेंगे 3 × 5 है ना, 4/5 का हर 5 है, 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे में 5 × 5, तो बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3×5 = 15। अब बटा हो जाएगा दोस्तों 5 × 25। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 4/5 के भी अंश एवं हर में हम 3/5 के हर 5 से गुणा करेंगे। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार 4/5 के अंश एवं हर में 3/5 का हर 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 4/5 बराबर में 4 × 5, अब बटा हो जाएगा दोस्तों 5 × 5, तो बराबर कितना होगा, 4×5 = 20, अब बटा हो जाएगा 5 × 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 15/25 अब 20/25 में आपको 5 गो परिमेय संख्या मिलता है कि ना मिलता है। तो दोस्तों जब आप 15/25 और 20/25 में चलिएगा तो आपको कितनी परिमेय संख्या मिलेगा बताइए, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, क्योंकि अगला आपका 20/25 है और आपको इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको कौन परिमेय संख्या निकालना है, 5 को निकालना है। तो हम यहाँ पर कितने परिमेय संख्या प्राप्त कर रहे हैं, 4 को प्राप्त कर रहे हैं, चाहिए को 5 को। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं कि हमने जो क्रिया करके यहाँ पर दो तो संख्याओं का मान निकाला है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच हमारे परिमेय संख्या ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं हो रही है, प्राप्त हो रही है, लेकिन जितना हमें चाहिए उतनी प्राप्त नहीं हो रही है। जबकि 15/25 3/5 की तुल्य है और 20/25 4/5 के तुल्य है, ऐसा नहीं कि तुल्य बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस स्थिति को, इस समस्या का निदान करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके परिमेय संख्या है, जितनी ज्ञात करने में जो आपकी परिमेय संख्या है उसे हम लोग n मान लेते हैं, यानी n = कितना 5। अब फिर n के मान में 1 जोड़कर फिर जो आपका नया संख्या निकल कर आया है 15/25 और 20/25, इसके अंश से हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग तो उससे गुणा कर देते हैं। तो आप लोग इसे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसे मान लीजिए आप समीकरण 1, इसे मान लीजिए आप समीकरण 2। लिखेंगे चूंकि ज्ञात होने वाली कुल परिमेय संख्याओं की संख्या n = 5 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5।
इसलिए n+1 इजिकल टू 5+1 बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसी 6 को हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंश में हर में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप लोग दोस्तों देखने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के अंश एवं हर में 6 से गुणा करने पर क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पर? अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के अंश एवं हर में 6 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका यहाँ पर है दोस्तों? तो लिखेंगे हम लोग 15/25 इजकल टू 15 गुणा 6 बटा में 25 गुणा 6 बराबर 15 छः का कितना होता है दोस्तों? 90 ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90। अब 25 छः का कितना होता है दोस्तों? 150 ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 150। फिर कौन है दोस्तों? 20/25 है ना समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में लिख देते हैं यहाँ पर 20/25। आप बराबर में लिखेंगे दोस्तों 20 गुणा 6। तो 20 को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो हमारा मान निकल कर आता है 120। अब फिर यहाँ पर हम लोग 25 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारा मान निकल कर आता है 150। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग कटाइएगा तो कटा के देखिए तो क्या क्या आएगा। देखिए इसको आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, 3 से कटा दीजिए, ठीक है ना। देखिए 3 से हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। 3 से कटाएंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा 3 के 9 यानी 30 यहाँ 90, ठीक। और इसको जब कटाएंगे दोस्तों 150 को तो 3 5 15 यानी ये कट जाएगा कितना बार में? 50 बार, मतलब 50 या 150। फिर इसको कटाएंगे 3 से ही तो 3 चौके 12 यानी 40 बार में। आई कट जाएगा कितना बार में? ये 3 5 150। तो यहाँ पर जो आपका मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा दोस्तों 30/50। और यहाँ पर जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 40/50। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने जो संख्या निकल कर आई है नई रूप में वो है 30/50 और 40/50। अब देखिए यहाँ पर 30/50 और 40/50 के बीच में आपके टोटल कुल कितनी संख्याएं होंगी बताइए? 9 तो होंगी ना। मतलब 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अगला कौन मिल रहा है आपका? 40/50। 9 हो निकालना को है 5 गो। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार। क्या इस प्रकार? देखिएगा 30/50 से 40/50 है ना। तो लिखेंगे ऐसे 30/50 31/50 32/50 33/50 डॉट 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 3 गो बिंदु दिखाकर यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों 40/50। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी संख्याएं मिली हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका 30/50 है वो 3/5 के तुल्य है, यानी 0 0 कटा देंगे तो 3/5 आपको मिल जाएगा ना। यानी 30/5 किसके तुल्य है? 3/5 के तुल्य है। साथ ही हमने जो 40/50 लिया है तो 40/50 में 0 0 कटा देंगे तो किसके तुल्य हो जाएगा दोस्तों? 4/5 के तुल्य हो जाएगा। तो आप 30/50 कहिए या 3/5 कहिए, आप 40/50 कहिए या फिर 4/5 कहिए, बात दोस्तों बराबर ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के तुल्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, जब हमने यहाँ पर इतना मान निकाला तो लिख सकते हैं अतः 3/5 और 4/5 के बीच उपस्थित 5 परिमेय संख्याएं। तो कौन कौन होगा 5 को? एक को ले लेते हैं ये वाला मतलब 31/50 32/50 33/50 34/50 35/50 तक क्या करते हैं दोस्तों हम लोग ले लेते हैं, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच उपस्थित 5 परिमेय संख्याएं। तो कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा पहला हो जाएगा 31/50 32/50 33/50 34/50 और फिर 35/50। 5 हुआ ना दोस्तों, 1 से लेकर 5 तक। अब हमको 5 क्या करना है, निकालना है। तो यही क्या हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो अब दोस्तों आप लोग ये बोलिएगा, मतलब आप क्या, मतलब बहुत सारे लड़के ये बोलेंगे कि मतलब दिए गए 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उन्हें ज्ञात करने के लिए हम लोग इतना लिखेंगे, इतना हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग का मतलब टाइम ही खींच लेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, उन लोग ये बताते हैं कि 3/5 जो है ना, तो 3/5 के अंश एवं हर में सिंपली रूप से 10 से गुणा कर देंगे। मतलब ट्रिक के हिसाब से बोलते हैं कि 3 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 3 30 है, और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 5 50। उसी प्रकार से अगर हम 4/5 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 40/50।
50, मैंने आंसर हम करेंगे तो जब 30/50 आ ही गया और 40/50 आ ही गया तो 30/50 और 40/50 के बीच जो आपके परिमेय संख्या आ रही है उन्हीं को निकाल कर लिख देते हैं, बोलते हैं कि इसका आंसर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब सोच रहे हैं कि मतलब 30/50 और 40/50 हम लोग ला देंगे 10 से गुणा कर, तो जरा ये जो 10 आया कहाँ से। देखिए हर चीज़ में मतलब ट्रिक लगाना सही नहीं रहता, ये सब जो दिमाग है ना वो आप वहां पर लगाइए जहां पर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता कि 3/5 और 4/5 बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और ऑप्शन दिया होता 5 को करके ऐसा, ठीक है, 5 को ये दे दिया, 5 को कुछ और संख्या दे दिया और आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन राइट सेलेक्ट करना है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि आप इस ट्रिक का उपयोग कीजिएगा, यानी 10 से गुणा कर आप अपने हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच कौन कौन परिमेय संख्या आ सकती हैं। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन करना कहे, इसका हल करने के लिए कहे, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी हम 10 से गुणा करके इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे, महाबुड़बुकाई वाला काम होगा, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों बढ़िया से गणित को समझने का प्रयास कीजिए, गणित कोई खेल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें खेलते हैं अच्छी तरीके से तो आप बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी बन सकते हैं गणित के फील्ड में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ये बोरिंग मत समझिए कि इतना बड़ा लिखवाया तो हम इसको मतलब पढ़े कि ना पढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जो बच्चा इसको पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा और नहीं पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ेगा। बस हम ये चाहते हैं कि हम जो आप लोग को बता रहे हैं, जो आप लोग को दोस्तों मैं हल करा रहे हैं, मैं ऐसा करा सकूं जो मतलब गरीब परिवार के जो बच्चा है, जो मतलब कमजोर है, पढ़ने में काफी मतलब वीक है, वो भी चीज को समझकर बिल्कुल सरल तरीके से उसे हल कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं दोस्तों यहाँ पर मतलब कम वीडियो डालकर यहाँ पर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ मतलब बताने के लिए आया हूँ, अर्थात जो आपके स्कूल कॉलेज या कोचिंग्स में नहीं मिल पाते हैं उसे दोस्तों मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से देना चाहता हूं, जिससे कि दोस्तों मैं आपके घर तक तो नहीं जा सकता, लेकिन आपके घर तक इस प्लेटफॉर्म से, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचा जरूर सकता हूं। तो दोस्तों आप लोग जान चुके होंगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका माइंड और ज्यादा डेवलप होगा और आपका जो बनाने का जो तरीका होगा वो और ज्यादा शानदार दोस्तों फील होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब आगे जो इसका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, उसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक आप लोग इसे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए और साथ ही आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न 4 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न 4 में जो पूछा जा रहा है उससे आप लोग दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न 4 में आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों जो कथन आपसे पूछा जा रहा है, इन कथन को आपको सत्य या सत्य के रूप में बताना है और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना है कि इनके सत्य या सत्य का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न 4 में दिए गए जो कथन है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करें अगर दोस्तों पहले प्रश्न की, तो उसमें दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है प्रत्येक प्रकार संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या का परिवार होता है वो प्राकृतिक संख्या और शून्य से समृद्ध एक परिवार का समुच्चय या फिर संग्रह होता है। अर्थात जब आप पूर्ण संख्या के परिवार में चलिएगा तो आपको शून्य के साथ साथ कुल जितनी भी आपको संख्याएं देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी संख्याएं दोस्तों आपके प्राकृतिक संख्या ही कहलाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में अगर आप केवल 0 का हटा दीजिएगा तो बचने वाली कुल जितनी भी संख्याएं दोस्तों वो सब के सब आपके प्राकृतिक संख्या के रूप में ही जानी जाएगी। तो जब हम पूर्ण संख्या में दोस्तों प्राकृतिक संख्या के संपूर्ण परिवार को सम्मिलित कर चुके हैं तो आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है दोस्तों? क्योंकि आपके पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है। इसलिए दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या में सम्मिलित प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या का भी एक सदस्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो आप लोग दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि 0 से लेकर अनंत तक हम देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक यानी 1 से अनंत तक कुल जितनी भी संख्याएं होंगे वो सब आपके प्राकृतिक संख्या होंगे और ये जो प्राकृतिक संख्या है वो आपके पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है जो कि अपने प्राकृतिक संख्या के रूप में जानी जाती है। इसीलिए इस कथन को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं, सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रकार की संख्या पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य होती है। तो इसे मैं दोस्तों लिख लेता हूं, आप लोग इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न का, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है वो कैसे बनता है,
पूर्ण संख्या में धनात्मक कुल जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या है, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं को इनके ऋणात्मक रूप में परिवर्तित कर कर हम लोग पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित कर देते हैं तो बनने वाली जो नई संख्याओं का जो संग्रह प्राप्त होता है दोस्तों, वही आपके पूर्णांक संख्या के रूप में जानी जाती है। यानी कि दोस्तों आपके पूर्ण संख्या के परिवार में ऋण संख्याएं किस रूप में सम्मिलित रहती हैं? अपने प्राकृतिक संख्या के रूप में सम्मिलित रहती है ऋण चिन्ह के साथ। तो कह रहे हैं आपसे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों आपके प्रत्येक पूर्णांक में जो आपके संख्याएं आएंगी वो दोस्तों केवल पूर्ण ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पूर्ण संख्या का जो परिवार होता है वो शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित एक परिवार होता है, ठीक है। जबकि पूर्णांक अगर बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है दोस्तों कि आपके पूर्ण संख्या भी आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी आते हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर धनात्मक संख्याओं तक। किसमें? पूर्णांक संख्या के परिवार में। और साथ ही दोस्तों आप पूर्णांक संख्या के परिवार में ये देख सकते हैं कि 0 से लेकर आपके ऋणात्मक संख्याओं तक कुल जितनी भी संख्याएं आ रही हैं ये बिल्कुल भी अपने प्राकृतिक संख्या के रूप में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं गिनी जा सकती, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग प्रेस कीजिएगा। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पर? देखिएगा, असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग -1 से -अनंत तक की बात करें तो ये कुल जितनी भी संख्या है दोस्तों आपके पूर्ण संख्या के परिवार में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न का। तो तीसरा प्रश्न हमसे कहा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परिमेय संख्या में आपके पूर्ण संख्या भी आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएंगे, पूर्णांक संख्या भी आ जाएंगे। अब कहा जा रहा है आपसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या का जो तात्पर्य है वो एक ऐसे परिमेय संख्या से है जिसमें भाग लेने वाले उनके अंश एवं हर अपने आप को पूरी विभाजित कर दे। जब दोस्तों जिस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में हर को अंश में भाग देने पर जो अपने आप के स्वरूप को पूरा विभाजित कर देते हैं और विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वो संख्या अपने पूर्ण रूप में जानी जाती है। लेकिन ये आवश्यक थोड़ी ना है कि जो आपके परिमेय संख्या है दोस्तों उसमें अंश और हर का मान पूरा विभाजित होगा ही होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दोस्तों लिया 20/5 और यहाँ पर हम दोस्तों ये ले लिया 4/7। तो परिमेय दोनों ही है, परिमेय संख्या ये भी है, अपरिमेय संख्या ये भी है। लेकिन जब दोस्तों हम यहाँ पर इसके हर के मान यानी 5 को 20 से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है? 4, यानी 5 के 20 कट गया 4 बार में। आज जो 4 है दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या के परिवार में अगर आप चलते हैं तो आपको 4 क्या होता है? आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 4/7 का तो दोस्तों हम लोग जब 7 को 4 में भाग देंगे तो बिल्कुल भी दोस्तों भाग नहीं जाएगा। अगर भाग आप लगाते भी हैं तो जो दोस्तों आपको मान प्राप्त होगा वो कैसा मिलेगा? वो दोस्तों आपको मिलेगा दशमलव रूप में, और दशमलव वाली कोई भी संख्या आपके पूर्ण रूप में नहीं जानी जाती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्या है दोस्तों? असत्य है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं असत्य है। आप देखिए प्रेस कीजिएगा तब देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या के परिवार के सदस्य नहीं होता है। और ये बात दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही तरीके से जानते होंगे कि प्रत्येक जो आपके परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या के परिवार का सदस्य होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या के परिवार से परिमेय संख्या के परिवार बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। इस प्रकार से आपका जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक दोस्तों, तो आपने देखा कि जो प्रश्नावली 1.1 में कुल जितने भी आपके प्रश्न 1 से 4 तक जो भी प्रश्न है दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से हल कराने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि आप लोग इन प्रश्नों का जो सोल्यूशन है बिल्कुल सरल तरीके से सीखे होंगे और आपको इन प्रश्नों को हल करने में दोस्तों काफी आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज के दोस्तों जो क्लास है वो यहीं तक हुआ। अब मैं अगला जो वीडियो दोस्तों वो दोस्तों प्रश्नावली 1.2 से संबंधित लेकर आऊंगा और साथ ही प्रश्नावली 1.2 से संबंधित कुल जितने भी दोस्तों आपके उदाहरण प्रश्न होंगे उसे मैं आप लोग को बनाते चलने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके कोई भी उदाहरण प्रश्न जो है आपका बिल्कुल भी छूटे ना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर इस वीडियो का सोल्यूशन आप लोगों को दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों पहले के भांति मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।